वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसी चल रही है सब बच्चों की पढ़ाई? गोइंग थ्रू योर चैप्टर्स? वी आर अबाउट टू फिनिश दिस लेसन। गो थ्रू द लेसन केयरफुली, फिर हम इसके एक्सरसाइजेस और क्वेश्चन आंसर्स भी करेंगे। बट कंटिन्यूइंग विथ आवर चैप्टर, जस्ट अ रिकैप ऑफ येस्टरडेज लेसन। याद है क्या क्या पढ़ा था हमने? Characteristics of our Indian Constitution. Yesterday we have discussed two characteristics. They were a welfare state, how the government does all the welfare functions for its citizens, and the second one was the fundamental rights of the citizens. As a citizen हमें Constitution ने क्या क्या rights दिए हैं ये कल हमने समझा था। 6 फंडामेंटल राइट्स गिवन बाय आवर कॉन्स्टिट्यूशन, और आप बच्चों के लिए एक बहुत ही स्पेशल राइट, दैट इज़ राइट टू एजुकेशन, जो हमारी पार्लियामेंट ने एक बिल पास करके आपको ये अधिकार दिया है। सो दीज वर द 2 कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन जो हमने कल डिस्कस किए थे। कमिंग टूवर्ड्स आवर टुडेज लेसन, the next feature of our constitution that we are going to discuss today is कौन सा है? Directive Principles of State Policy। थोड़ा बहुत कल का याद है? When we were doing the welfare state, उस समय मैंने आपको ये समझाया था Directive Principles of State Policy। ये फीचर हमने आयरलैंड से लिया है, उनके कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है, और ये एक तरह से गाइडलाइंस हैं, है ना, इंस्ट्रक्शंस हैं हमारी इंडियन गवर्नमेंट के लिए कि आपको सिटीजन्स के वेलफेयर के लिए क्या क्या करना है। तो देखा जाए तो ये दोनों पॉइंट्स आपस में कनेक्टेड हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, और इनको फॉलो करते हुए ही हमारा इंडिया क्या बन जाता है? अ वेलफेयर स्टेट। सो लेट्स सी व्हाट आर दीज डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स of state policy. Another important characteristics of the Indian Constitution is that it contains special provisions. Underline करो बच्चों, कहाँ से कहाँ तक? आर्टिकल 36 से आर्टिकल 51 तक। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन शेड्यूल्स और आर्टिकल्स में डिवाइडेड है, और उसी में जो आर्टिकल 36 से आर्टिकल 51 तक मेंशन है द वेरियस डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, है ना, ये सब उसमें लिखे हुए हैं, विच एवरी गवर्नमेंट कीप्स इन माइंड वाइल मेकिंग एनी लॉज एंड इम्प्लीमेंटिंग इट पॉलिसीज फ्रॉम 1950 टिल टुडे। जितनी भी गवर्नमेंट्स आई हैं उन सब ने जितने भी लॉज बनाए हैं, पॉलिसीज़ बनाई हैं, प्रोग्राम्स स्टार्ट किए हैं, वो सब किसको ध्यान में रखते हुए बनाए हैं? इन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को। क्योंकि ये जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं, एज आई सेड, क्या हैं? गवर्नमेंट के लिए गाइडलाइंस हैं, इंस्ट्रक्शंस हैं कि आपको क्या क्या करना है, और इन्हीं को ध्यान में रखते हुए हमारी गवर्नमेंट्स अपने अपने लॉज बनाती हैं या पॉलिसीज़ बनाती हैं। एजुकेशन के लिए, हेल्थ के लिए, इंडस्ट्रीज़ के लिए, एग्रीकल्चर के लिए क्या डेवलपमेंट होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, ये सब पॉलिसीज़ बनती हैं, लेकिन किसको ध्यान में रखते हुए? डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को ध्यान में रखते हुए बनती हैं। दीज प्रिंसिपल्स आर वेरी इम्पॉर्टेंट, बहुत इम्पॉर्टेंट हैं ये, बिकॉज दे गिव डायरेक्शन। ये एक रास्ता दिखाते हैं टू द स्टेट, टू द गवर्नमेंट, to achieve the following aims for the welfare of the people। भाई इनका एम क्या है? ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्यों रखे गए थे, यहाँ हम समझेंगे। देखो, ताकि हमारी गवर्नमेंट्स क्या कर सकें। गवर्नमेंट्स को एक इंस्ट्रक्शंस हैं ये। Their aim is to secure economic and social justice to all the people। Remember children, जब हमारा इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था 1947 में, एट दैट टाइम
इंडिया वॉज इन अ वेरी बैड कंडीशन. इकोनॉमिकली हमारी कंडीशन बहुत ख़राब थी. इंडिया में बहुत ज़्यादा पॉवर्टी थी क्योंकि ब्रिटिश रूल कर रहे थे. और आपने इतना तो समझा होगा, पढ़ा होगा, देखा होगा, पता होगा आपको कि इंडियंस को लूटने में ब्रिटिशर्स ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी. तो इंडिया वॉज इन अ वेरी बैड इकोनॉमिक कंडीशन. सोशली भी हमारी सोसाइटी डिवाइडेड थी. रिलीजन्स में डिवाइडेड थे हम, अपर कास्ट लोअर कास्ट में डिवाइडेड थे. तो बहुत डिफ़िकल्ट सिचुएशन थी व्हेन वी गॉट इंडिपेंडेंस. उस समय जब कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमर्स हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लिख रहे थे तो उनके सामने वो सब था ना. पॉवर्टी, पीपल हैड नथिंग टू ईट, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा था. सिर्फ एग्रीकल्चर एक ऑक्यूपेशन थी और छोटी मोटी कोई स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ होंगी गांव में. बाकी लोगों के पास काम कुछ भी नहीं था. बहुत बुरी कंडीशन थी. आपस में छुआछूत, अनटचेबिलिटी, अपर कास्ट लोअर कास्ट, रिलीजन की लड़ाई, ये सब उस समय कंडीशंस थी. तो इनको ख़त्म करने के लिए, भाई जब ये ख़त्म होगा तभी तो इंडिया डेवलप करेगा, वरना हम आपस में ही लड़ते रहेंगे. तो इसलिए ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स का सबसे पहला एम क्या रखा गया? टू सिक्योर इकोनॉमिक एंड सोशल जस्टिस. इकोनॉमिकली भी सबको न्याय मिले और सोशली भी, किसी के साथ कोई अन्याय ना हो जाए. और सिर्फ उसी समय नहीं, आने वाले समय में भी. कॉन्स्टिट्यूशन तो हमेशा के लिए है ना, तो आने वाले समय में भी किसी के साथ कोई भी इनजस्टिस ना हो, इसलिए ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स बनाए गए. दे ट्राई टू सिक्योर इकोनॉमिक एंड सोशल इक्वालिटी. ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स सोसाइटी में क्या लाते हैं? सोशल एंड इकोनॉमिक इक्वालिटी. सबको बराबर की अपॉर्चुनिटी, सबको एम्प्लॉयमेंट देना किसकी जिम्मेदारी है? गवर्नमेंट की. सारे डिफरेंसेस जो सोसाइटी में है, रिलीजन के नाम पर हो, मेल फीमेल के नाम पर हो, अपर कास्ट लोअर कास्ट के नाम पर हो, सारे डिफरेंसेस ख़त्म करना किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है. दे एम एट प्रमोटिंग इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, नॉट ओनली अबाउट आवर कंट्री. गवर्नमेंट की जिम्मेदारी सिर्फ देश के लोगों के लिए नहीं है, हमें दूसरी कंट्रीज़ के साथ भी अच्छे रिलेशंस बना के रखने हैं. आप सब कॉलोनी में रहते हो, यू हैव नेबर्स, तो आप घर में तो अच्छे से रहते ही हो मिलजुल कर, लेकिन हमारी एक और क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है बच्चों? टू हैव गुड रिलेशंस विथ आवर नेबर्स. तो वही बात कंट्री पर भी लागू होती है. इंटरनली तो पीस मेंटेन करनी ही है, लेकिन गवर्नमेंट की एक और क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? टू हैव गुड रिलेशंस विद अदर कंट्रीज. वो हम कैसे करेंगे? वो ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स बताते हैं. एंड दे एम टू एस्टैब्लिश अ वेलफेयर स्टेट इन इंडिया. एंड इफ द गवर्नमेंट इज गोइंग टू कीप ऑन फॉलोइंग दीज डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, अगर इनके हिसाब से गवर्नमेंट काम करेगी तो व्हाट विल हैपन? इंडिया विल बिकम अ वेलफेयर स्टेट. मेन एम इन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स का क्या है बच्चों? टू मेक इंडिया अ वेलफेयर स्टेट. दैट्स वाई दीज डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैव बीन रिटन डाउन इन अ कॉन्स्टिट्यूशन, ताकि गवर्नमेंट के सामने डायरेक्शन रहे. ये उनके लिए इंस्ट्रक्शंस हैं कि आपको कंट्री के डेवलपमेंट के लिए, सिटीजन्स के डेवलपमेंट के लिए क्या करना है. तो दीज आर द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी. Now after directive principles, the next topic that we are going to start, the next characteristic that we are going to study about is the independent judiciary. Remember the three organs of government, कौन से हैं बच्चों? Legislature, executive and judiciary. So in India, और judiciary क्या है? हमारे न्यायालय, जहाँ से हमें justice मिलता है. तो अगर पार्शलिटी होगी जस्टिस देने में तो फिर मज़ा नहीं आएगा. इसलिए हमारी जुडिशरी को क्या बनाया गया है बच्चों? इंडिपेंडेंट जुडिशरी. आवर कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स एस्टैब्लिश्ड एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी इन इंडिया. इंडिया की जुडिशरी को क्या बनाया गया है? इंडिपेंडेंट जुडिशरी. इट वॉज वेरी नेसेसरी. और क्यों बनाया गया इंडिपेंडेंट जुडिशरी? Because it was necessary
फॉर सेफगार्डिंग द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजन्स। सबसे बड़ी बात तो ये थी कि कोई हमसे हमारे फंडामेंटल राइट्स नहीं छीन सके। रिमेंबर जब हम फंडामेंटल राइट्स पढ़ रहे थे, आई टोल्ड यू, अगर किसी सिटीजन से उसका फंडामेंटल राइट छीना जाता है, वो जो 6 फंडामेंटल राइट्स हमने पढ़े थे, तो हम किससे मदद मांग सकते हैं? हमारे कोर्ट से, हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट। और ये भी हमारा एक राइट है। कौन सा वाला राइट? रिमेंबर, याद है? राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। तो हमारे फंडामेंटल राइट्स हमसे कोई छीन ना सके, तो उनका प्रोटेक्टर किसको बनाया गया है? गार्डियन किसको बनाया गया है? जुडिशरी को। हाँ, तो दैट, और जुडिशरी को इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है। So it was very necessary for safeguarding the fundamental rights of the citizens as well as for deciding various disputes. एक important काम जो हमारी जुडिशरी करती है वो तो क्या है? प्रोटेक्टिंग आवर फंडामेंटल राइट्स। उससे भी एक और इम्पॉर्टेंट काम विच आवर जुडिशरी डज इज़ टू डिसाइड वेरियस डिस्प्यूट्स। अगर क्लैशेस होते हैं, लड़ाई होती है बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट, द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट, अगर किसी इशू को लेकर उनके बीच में क्लैश होता है, बिटवीन डिफरेंट स्टेट्स, आफ्टर ऑल इंडिया में इतने सारे स्टेट्स हैं, किसी भी बात को लेकर लड़ाई हो सकती है, कोई डिस्प्यूट हो सकता है। लड़ाई से मतलब वॉर नहीं है, लड़ाई मतलब डिस्प्यूट, किसी भी इशू को लेकर आपस में। तो वो कौन डिसाइड करता है? सुप्रीम कोर्ट। एंड इवन बिटवीन डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, पावर्स को लेकर, लेजिस्लेचर का ये हमारा पावर है, एग्जीक्यूटिव का नहीं ये हमारा पावर है, अगर कोई टसल होती है, कोई क्लैश होता है, हु गिव्स द फाइनल डिसीजन? द सुप्रीम कोर्ट। और इम्पार्शियल डिसीजन तभी पॉसिबल होगा जब जुडिशरी इंडिपेंडेंट होगी, बिना किसी के दबाव में आए, बिना किसी के प्रेशर में आए। जब जजेस काम करेंगे तब जाकर इम्पार्शियल जस्टिस होगा। इसलिए जुडिशरी को इंडिपेंडेंट रखा गया है। इन इंडिया द सुप्रीम कोर्ट, हाईएस्ट कोर्ट कौन सा है? द सुप्रीम कोर्ट इज फ्री टू डू ऑल द अबव ड्यूटीज, प्रोटेक्टिंग ऑफ फंडामेंटल राइट्स, deciding disputes between center and state, between various states, between various organs of government. ये सारी responsibility किसको दी गई है? The duty is in the hands of the Supreme Court, and Supreme Court independently, बिना किसी के प्रेशर में आए डिसीजन देता है। अंडरलाइन करो, it acts as the guardian of the citizens' right. हमारे राइट्स को भी कौन प्रोटेक्ट करता है? सुप्रीम कोर्ट। इट कैन डिक्लेयर एज नल एंड वॉइड, ये वर्ड अंडरलाइन करो। नल एंड वॉइड का मतलब होता है बच्चों इलीगल, गैर कानूनी। क्या मतलब है नल एंड वॉइड का? इलीगल। अगर सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि गवर्नमेंट ने कोई ऐसा लॉ बनाया है, एनी लॉ पास्ड बाय द लेजिस्लेचर और द एग्जीक्यूटिव, if it violates any of the fundamental rights guaranteed to the citizens by the constitution. कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें जो राइट्स दिए हैं वो हमारे अधिकार हैं। अगर हमारी गवर्नमेंट कोई ऐसा लॉ पास करती है, कानून बनाती है लेजिस्लेचर, जिससे ये डर है कि हमसे हमारा फंडामेंटल राइट छीन लिया जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, तो इवन आफ्टर प्रेसिडेंट साइंस दैट लॉ, वो कानून बन जाता है। सुप्रीम कोर्ट हैज़ द राइट टू डिक्लेयर इट, कौन सा वर्ड है? नल एंड वॉइड। क्या मतलब है नल एंड वॉइड का? इलीगल, गैर कानूनी बोल सकते हैं उस लॉ को। एंड दिस राइट हैज़ ओनली बीन गिवन टू द सुप्रीम कोर्ट। सो सुप्रीम कोर्ट इज द गार्डियन ऑफ आवर फंडामेंटल राइट्स। अगेन द सुप्रीम कोर्ट सेटल्स द डिस्प्यूट अराइजिंग बिटवीन the center, the states and between two or more states. आपस में भी अगर कोई disputes होता है इनके बीच में, who decides, who gives the final decision? That is the Supreme Court. आज हम इतना ही समझेंगे बच्चों that we have independent judiciary. क्यों बनाई गई? क्या काम है सुप्रीम कोर्ट का? To protect our fundamental rights, to decide disputes between various states, various governments, various organs of government.
और सेकेंड फीचर जो आज हमने डिस्कस किया था, दे वर द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी. इन टुमारोज लेसन वील कंटिन्यू द सेम टॉपिक. कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं हम अभी? इंडिपेंडेंट जुडिशरी. तो क्या क्या प्रोविजंस लिखे हुए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में टू मेक अ जुडिशरी इंडिपेंडेंट, that we'll study in our next class. Till then, keep reading.